दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुमित कुमार त्यागी और निम्र योगी के रूप में आप मुझे देखते रहे हैं कई मंचों से, चाहे फ़ेसबुक पेज हो चाहे यूट्यूब हो। इससे पहले भी कई प्रेज़ेंटेशन हम लाते रहे हैं। आज एक ऐसी सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हमारे साथ एक अनुभवी न्यूमरोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं, मेरे मित्र भी हैं। तो उनके अनुभव हम लेंगे। इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, इनका नाम सिद्धार्थ एस कुमार है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सिद्धार्थ हमारे इस प्रोग्राम में। और आप नमस्कार सुमित जी। निम्रो वाणी के नाम से आपका पेज है और काफ़ी लोग, हज़ारों लोग आपसे बेनिफिट ले चुके हैं, जानते भी हैं। पिछले 7 सालों से न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, लामा-फेरा और कई सारे अकल्ट प्रैक्टिसेज़ में आप जुड़े हुए हैं। और आप सबसे अच्छी बात है कि आप 5th जनरेशन के वो न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर हैं जो अपनी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं इससे पहले कि विषय पे आऊँ, सिद्धार्थ जी आपसे जानना चाहूँगा पर्टिकुलरली आम पब्लिक के लिए कि इस फ़ील्ड के प्रति इतना झुकाव, रुझान कैसे हुआ? कब से आपकी ये जर्नी शुरू हुई? अगर मैं इस जर्नी की बात करूँ तो जर्नी उतनी ही पुरानी है जितना कि मैं। जी, अब सिंस ये जनरेशन से हमारे साथ जुड़ा हुआ था तो शुरू से ही झुकाव था। तो जी। ये नहीं कहूँगा कि ये जर्नी एक दिन में शुरू हुई। ये जर्नी एक सीढ़ी की तरह थी। हुँ, हुँ। शुरू के सालों में अगर एक साल का नाम लेना चाहूँ तो लगभग 5-6 साल की उम्र रही होगी जिस समय सबसे पहला जो मुलाकात हुआ इस विधा से वो हुआ अष्टवक्र गीता के थ्रू। हुँ, जब हुँ। मैंने गीता का अध्ययन शुरू किया अपने स्कूल के मार्गदर्शन में, उसके बाद गीता, उसके बाद आर्य समाज के स्कूल से जुड़े होने की वजह से हवन पद्धति, दैनिक दिन संध्या, इन सब चीज़ों से जुड़ता चला गया और ये जुड़ाव उससे आगे बढ़ा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हम इस 21वीं सदी में हैं, जो मशीनों का युग है, जो हुँ, हुँ। आधुनिकता का युग है, हुँ, तो हुँ। खुद को सिर्फ इसी विधा में आगे नहीं किया, खुद को आधुनिकता के भी पढ़ाई में आगे किया। हुँ, हुँ, हुँ। जी। साथ ही साथ इस विधा को सीखने के साथ-साथ मैं एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट भी हूँ, जो ओह! मैंने अध्ययन किया। हुँ, उसके हुँ। बाद उधर भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो वो एक अलग विधा थी कि जो आधुनिकता और हमारी पारंपरिक ज्ञान, दोनों को साथ लेकर चलना। सिंस मैं जी। फार्मेसी से जुड़ा हुआ हूँ और हमारी ऑकल्ट साइंसेज़ और हमारे पहले के ऋषि-मुनि इसके ज़रिए काफ़ी सारे इलाज भी करते थे। तो ये हुँ। एक अच्छा विधा है जहाँ पे हम दोनों को जोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी जी, मेरी जर्नी शुरुआत करने की छोटी-सी झलक। जी। बहुत अच्छा आपने बताया सिद्धार्थ कि आप जनरेशन से आपके घर में ये विद्या चली आई है। और दूसरा, जब आप संजीवनी विद्या कहूँ या मेडिकल फील्ड से कहूँ जो लोगों को ज़िंदगी देती है, उससे भी जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है न्यूमरोलॉजी, अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी इनका अच्छा सदुपयोग कर पाएँगे। एक मुझे पुराना श्लोक याद आया, मैं अक्सर कई मंचों से बोलता भी हूँ कि येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मित्र लोके भूय भारभूतम मनुष्य स्वरूपेण मृगाश्चरन्ति। कि येषां न विद्या न तप, जहाँ न विद्या है, न तप है, न ज्ञान है, न गुण है, न शीलता है, न धर्म है, वहां पे लोग मनुष्य मनुष्य रूप में होकर भी पशु की तरह विचरण करते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, ज्ञान का एक साक्षात उदाहरण है आप, किस तरह से ज्ञान अर्जित करके भी बड़ी विनम्रता के साथ ज़िंदगी जी जा सकती है। सिद्धार्थ जी, बहुत-बहुत स्वागत है इस संयोजन में। मैं कहूँगा कि निम्र योगी और निम्र वाणी के अ, हम दोनों पहले भी कई विषयों पे चर्चा करते रहे हैं। एंड टू गिव द बेनिफिट ऑल द न्यू कमर्स न्यूमरोलॉजिस्ट, आई वांट टू टेक अप अ वेरी वाइटल टॉपिक अबाउट न्यूमरोलॉजी कि ये अंक शास्त्र क्या है? आप क्या समझते हैं? आपकी परिभाषा क्या है इसकी? और पर्टिकुलरली जो नए न्यूमरोलॉजिस्ट आ रहे हैं इस फील्ड में, वो कैसे इसमें एक्सेल कर सकते हैं? इसमें कैसे अच्छे तरह से इस फील्ड को मास्टर कर सकते हैं? और क्या उनके लिए सावधानियों की ज़रूरत है? सबसे पहले स्टार्ट करते बिल्कुल। हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस सब्जेक्ट? अब अगर हम अंक ज्योतिष की बात करें, तो अंक 0 से लेके 9 तक के ही मूल अंक होते हैं। जी। इसके अलावा कोई भी मूल अंक नहीं है। हम जी, इस जी। प्रकृति में किसी भी अंक का निर्माण करें या किसी भी अंक का सृजन करने की सोचें, तो जी। वो इन्हीं 10 संख्याओं में जुड़ा हुआ है। तो जी। किस तो अंक ज्योतिष सिर्फ ये है और अंक ज्योतिष कुछ ऐसा नहीं है जो प्रकृति से बाहर है। हुँ। प्रकृति भी इसको फॉलो करती है। हम प्रकृति के किसी भी सृजन की ओर नज़र डालें, तो वो एक अपने फिक्स समय पर आता है, फिक्स समय पर अपना उसका लालन-पालन होता है
वो बड़ा होता है, अपना महत्व इस नेचर में, इस प्रकृति में देता है और अपना समय पूर्ण कर कर चला जाता है। जी, तो हर जगह अंक है, उसके जन्म होने से लेकर उसके उस पूरे सफर में, और उस सफर की समाप्ति पर जब वो इस दुनिया को अलविदा कहता है तो भी उसके साथ अंक जुड़े हुए हैं। जी। अब इसमें सबसे मूल जो है वो जीरो है। हुँ, जीरो को मैंने मूल इसलिए कहा, वैसे तो सारे अंक महत्वपूर्ण हैं, जी, सबकी अपने-अपने अच्छे पॉइंट्स हैं, सबके अपने-अपने नेगेटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिव यूँ कहूँ या कि किसी चीज़ की अधिकता कहूँ, हुँ, किसी भी हुँ, चीज़ की अधिकता भी नकारात्मक हो जाती है। पर शून्य सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है, लेकिन शून्य प्रकृति है, शून्य क्रिएशन है। चाहे हम माता के गर्भ को देखें, चाहे हम अंडे को देखें, जी, चाहे हम किसी भी फूल की कली को देखें, उनका भी शेप कुछ जीरो से मिलता-जुलता होता है जी, और वो एक सृजन करने की क्षमता रखते हैं। हुँ, उसी के साथ-साथ अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे बम हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका भी आकार पहले के समय में ओवल शेप ही था, कुछ जीरो से मिलता-जुलता था। तो जी, जहाँ ये सृजन कर सकता है, वहाँ इसके पास विखंडन करने की भी उतनी ही क्षमता है। क्षमता है। जी, तो अंक ज्योतिष को अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूँ तो 0 से लेके 9 नंबर तक को समझना ही अंक ज्योतिष है। इसके बाहर कुछ भी नहीं। जी। और पूरी उम्र निकल जाती है इस 0 से 9 के अंकों को बिल्कुल। समझने में। जी, और सही मैं कहा। तो यहाँ तक भी कहूँगा कि पूरी जीवन काफ़ी कम है इसको समझने में। जी, जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी जानकारी है कि एक जन्म तो काफ़ी कम है कि आप इसको पूरा समझ पाएँ। ये जी, जन्म-जन्मांतर का एक सफ़र है जिसको हम करते हैं। जी, कभी-कभी क्या होता है कि हमें ये चीज़ें विरासत में मिलती हैं हुँ, कि हमारे पूर्वज वो अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने उस अध्ययन को किसी भी तरीके से लिपिबद्ध किया और वो जी, लिपिबद्ध ज्ञान अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन किया। हुँ, और हमारे इस भारत भूमि में इसका बहुत ऐसे उदाहरण हैं, जहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी लिपिबद्ध तरीके से इस ज्ञान का हस्तांतरण हुआ। किया गया है। लेकिन कोई भी नए नए साथी जो इस फील्ड में पहली बार जुड़ रहे हैं, हुँ, उनके लिए भी यही है कि आप ये ना सोचो कि मैं कभी एक्सपर्ट हूँ। आप हमेशा ये सोचो कि मैं बस एक प्रशिक्षु हूँ, जी, जो हर दिन, हर पल, हर लम्हा इस दुनिया के, इस परमात्मा के द्वारा रचित इस प्रकृति के नए-नए कारनामों को, नए-नए रहस्यों को सुलझाने की एक कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करें। जी। सिद्धार्थ जी, बहुत अच्छा आपने बताया और पर्टिकुलरली जो आपका इंटरप्रिटेशन 0 के बारे में था, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। मेरा भी थोड़ा-सा यही मानना है कि आत्मा और परमात्मा का स्वरूप भी शून्य रूप में है, तो शायद वहाँ से कनेक्शन या कनेक्टिविटी 0 की आती है। और दूसरा मुझे लगता है कि अ, कोई भी दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है या जिसका नाम हो ना हो या जिसका नंबर ना हो, जो बिल्कुल, मैटर नाम या नंबर से ही क्वालीफाई किया हुआ है और उनसे उनकी पहचान है। तो इसका मतलब इन नाम और नंबर्स का लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो डेट ऑफ बिल्कुल, बर्थ हो या डेट ऑफ डेथ हो या डेट ऑफ मैरिज हो या डेट ऑफ एडमिशन हो या रोल नंबर्स हो या फिर आपके बैंक अकाउंट नंबर्स हो, सब हमारे साथ नंबर्स जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, अ, ये एक सामान्य चर्चा हमारी आज जनरल डिस्कशन हो रहा है। न्यूमरोलॉजी भी आप ये बताना चाहेंगे आम लोगों को पर्टिकुलरली जो सुन रहे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं ज्योतिष के या हमारे अनुभवी मित्र हैं कि न्यूमरोलॉजी के आज जो विधाएं प्रचलित हैं ये कौन सी वो विधाएं हैं ये कौन सी स्ट्रीम्स हैं जिन पे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपकी कौन सी विधा है जिसको आप प्रैक्टिस करते हैं? अगर मैं न्यूमरोलॉजी की विधाओं की बात करूँ, तो हर विधा समय के परीक्षण में अपने आप को इवॉल्व करता है। उनका एक जी, स्व अवलोकन कहें या एक स्व डेवलपमेंट कहें, होता है। तो न्यूमरोलॉजी भी इससे कोई अछूता नहीं रहा है। न्यूमरोलॉजी के अंदर भी बहुत सारी विधाएँ आई हैं, बहुत सारी विधाएँ खत्म भी हुई हैं और खत्म कहूँ, खत्म से बेहतर है कि वो विलुप्त हो गई हैं। उनके प्रैक्टिशनर अब बचे नहीं। तो अगर हम कुछ विधाओं के नाम लें तो जैसे नए लर्नर्स के लिए कैल्डियन न्यूमरोलॉजी हो गई, जिसकी उत्पत्ति लगभग 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में मानी जाती है। काफ़ी लोग हमारे भारतवर्ष में वैदिक न्यूमरोलॉजी भी प्रैक्टिस करते हैं। वहीं लोहसू ग्रिड भी है, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी भी है, अब्राकाडाब्रा न्यूमरोलॉजी है और ऐसे बहुत सारी विधाएँ हैं जो हैं। ये तो कुछ मूल विधाएँ हैं जो
500,000 सालों से इस प्रकृति में, इस मानव सभ्यता के साथ विद्यमान है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हर एक मानव सभ्यता की अपनी एक विधा थी, जो उस सभ्यता के साथ सृजन हुआ और उस सभ्यता के साथ कभी-कभी उनका विलोपन भी हो गया। कुछ कालांतर में आक्रांताओं की वजह से या किसी भी कारणों से उनकी लिपियां अगले पीढ़ियों के लिए बची नहीं, जिसकी आज भी हम डिस्कवरी कर रहे हैं, आज भी इसकी खोज हो रही है। अब बात करता हूं मेरी, कि मैंने कौन कौन सी विधा की। मूलतः मैं कैल्डियन न्यूमरोलॉजी ही करता हूँ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ जी इसको कैल्डियन या कैल्डियन दोनों नाम से जानते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रोनाउंसिएशन हम इसको चैल्डियन कैल्डियन दोनों ही बोलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जितनी भी विधाएं हैं, इन विधाओं को आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है, क्योंकि इन विधाओं के अंदर में जो लिपिबद्ध शास्त्र हैं वो काफी कम है। अगर मैं बाकी ज्योतिष की विधाओं की बात करूं तो उस कंपैरिजन में अंक ज्योतिष के अंदर में जो लिपिबद्ध शास्त्र हैं वो कंपैरेटिवली काफी कम है, जिसकी वजह से इसके बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट कहूं या डिफरेंट टाइप्स कहूं आ गए हैं। मूलतः मेरा चैल्डियन या कैल्डियन ही है। इसके साथ ही साथ मैंने लोसोग्रेड, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी का भी अध्ययन किया है, वैदिक न्यूमरोलॉजी का भी अध्ययन किया है। तो यहाँ नए साथियों के लिए बस ये होता है कि आप किसी भी ज्योतिष विधा को चुने, चाहे वो अंक ज्योतिष हो, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, कुछ भी हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका स्वस्थ होना, कि आपका मूल फोकस अपने हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड पे होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक आपका दिमाग स्वस्थ नहीं हो सकता। और जब ये दोनों चीज हम अटेन करते हैं तो आती है हमारी उस परमात्मा से एक संपर्क बनाने की कोशिश। सिर्फ संपर्क बनाने की कोशिश हम कर सकते हैं। अब वो कोशिश कितनी सफल होती है ये बहुत सारी चीजों पे करती है। तो सबसे पहले काम हमारा यही है कि हम उस परमात्मा के साथ अपने इस आत्मा का संबंध स्थापित करने का एक पुरजोर कोशिश करें। एटलीस्ट हमारा प्रयत्न ईमानदारी से डेली होना चाहिए। और हमेशा से कहा जाता है कि परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर हम पूरी ईमानदारी के साथ परिश्रम करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। ये तो हुई तैयारी करना, कि हम इस विधा को सीखने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं कि हाँ अब हम इस विधा को सीख सकते हैं। जब हमने खुद को शारीरिक और मानसिक तौर पे तैयार कर लिया तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ज्ञानार्जन करना। ये ज्ञानार्जन पुस्तक से भी हो सकता है, विद्वानों के साथ भी हो सकता है, हर तरीके से हो सकता है। लेकिन ये एक ज्ञानार्जन ऐसे है जो आपकी ताउम्र चलती रहेगी। आप हर एक लम्हे, हर एक पल, हर एक इंसान जिससे आप मुलाकात करेंगे, जिससे आप मिलेंगे, उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। तो ये है नए साथियों के लिए, कि आप सिर्फ ज्ञानार्जन पर ध्यान ना दें, ज्ञानार्जन के साथ साथ खुद को तैयार करें कि हाँ मैं इस ज्ञानार्जन के लिए तैयार हूं, मैं इस ज्ञानार्जन को रिसीव कर सकता हूँ, मैं इस ज्ञान को होल्ड कर सकता हूँ। बड़े से बड़ा मिसाइल भी, बड़े से बड़ा सैटेलाइट को भी लॉन्च करने के लिए एक व्हीकल चाहिए, कोई सामग्री चाहिए जो उसको ले जाके पहुंचाए। उसी तरह इस विधा में सफल होने के लिए खुद को तैयार करना बहुत जरूरी है। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा एक विषय के ऊपर। एक एक टिप्पणी आती है, अक्सर एक कमेंट्री आती है कि जब कोडिफाइड नहीं है ये विद्या, लिखित में इसके सिद्धांत या प्रिंसिपल्स नहीं है, एक्सेप्ट कुछ कुछ लोगों ने लिखा है और अपने अपने तरीके से मोल्ड भी किया है, उसको बदला भी है, अपनी उसमें उसमें अपने इनपुट्स भी डाले हैं। तो सवाल ये आता है और कंफ्यूजन भी आता है, न केवल आने वाले विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सीकर्स के लिए, कि क्या फॉलो करें, कौन से सिद्धांत को फॉलो करें और कौन सी नियमावली को फॉलो करें, विच रूल दे शुड फॉलो टू प्रैक्टिस दिस साइंस। अब मैं एग्जांपल दूं, एक कॉन्सेप्ट है आपके यहाँ, हमारे यहाँ, हार्मनी एंड कॉन्फ्लिक्ट नंबर्स का। आपकी और हमारे भी कई बार बातचीत हुई है कुछ नंबर्स को लेके, जिनको हार्मनी या कॉन्फ्लिक्ट में अलग अलग थोड़ा सा हम लोगों का मतभेद है प्रिंसिपली। तो ये नए लोगों के लिए बहुत, हम तो प्रैक्टिस के आधार पे, अपने अपने अनुभव के आधार पे करते हैं, लेकिन नए लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन से, मतलब ऑथेंटिक बेस क्या है। आप
कैल्डियन चैल्डियन की अगर बात करें तो? देखिए, बिल्कुल मैं इस पे सहमत हूँ कि ये एक ऐसी विधा है जिसके जितने भी लिपिबद्ध शास्त्र थे, वो मानव सभ्यताओं के साथ-साथ उसकी समाप्ति भी हुई। वो जी, मानव सभ्यताओं से आगे नहीं बढ़ पाई, किन्हीं कारणों से। जी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल भी शास्त्र नहीं है। कुछ शास्त्र हैं और हर एक शास्त्रों के लेखक ने अपना विचार प्रकट किया है, जो मूल विचार से हो सकता है अलग हो। और ये भी सही है कि यहाँ पे बहुत सारे मतांतर हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले सवाल में बोला कि जब हम अपने इस आत्म शरीर को, इस शरीर की आत्मा को उस परम परमात्मा के सानिध्य में ले जाते हैं, तो वो एक दिव्य प्रकाश का सृजन करता है और यही दिव्य प्रकाश हमारा पथ प्रदर्शक हो। अब इसको पथ प्रदर्शक ऐसे समझें, एक चीज तो बहुत सिंपल है जिसको एक लाइन में कहूं कि बिना उस दैवीय कृपा के इस विधा में आप कुछ भी नहीं। आप कितना, सक्सेस इन दिस फील्ड बिना डिवाइन बिल्कुल, ब्लेसिंग? बिना डिवाइन ब्लेसिंग के यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ एक्सेल करने के लिए कुछ लोगों को शायद पसंद ना आए, जो ये कहते हैं कि जब साइंस है तो साइंस के कुछ नियम हैं, पैटर्न्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, और साइंटिफिक रूल्स में गॉडली इंटरवेंशन या डिवाइन ब्लेसिंग्स की क्या जरूरत या जगह है? ये कुछ सवाल उठ सकता है, कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल सवाल तो हम हर चीज में उठा सकते हैं, जी, लेकिन कभी कभी किसी चीज की शुरुआत करने के लिए हमें कुल कुछ चीजों को मूल बिंदु मानना पड़ता है। जी, अगर मैं साइंस की ही बात करूं तो हमने साइंस में भी कुछ मूल सिद्धांत माने हैं, जैसे कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, अपने अक्ष स्थल पे भी घूम रही है। जी, साथ ही साथ और बात करूं तो हमने कुछ बेसिक ऐसा यूनिट डिफाइन किए कि चलो मास को हम ग्राम में नापेंगे। वो जो हमने डिफाइन किया वहां भी कहीं हमने एक अज्यूम किया, इतना वजन होगा तो उसको 1 ग्राम बोलेंगे, इतना ये चलेगा तो इसको 1 सेकंड बोलेंगे। तो किसी भी विज्ञान में प्रगति के लिए कुछ मूल अजम्पशन हमेशा होते हैं। ऐसा कोई भी विज्ञान नहीं मेरी जानकारी में आज के समय में जिसका कुछ मूल सिद्धांत नहीं है, जहां पे हम सवाल नहीं पूछ सकते। अगर हम फिजिक्स के सिद्धांतों की बात करूं तो न्यूटन ने भी जितने रूल दिए वहां पे आप हमेशा एक क्यों का सवाल कर सकते हैं। ऐसा क्यों, वो क्यों की सवाल कभी समाप्ति नहीं हो सकती। ये जितने सवाल आते हैं, ये सवाल आपके नहीं होते, ये सवाल अक्सर आपकी आत्मा के होते हैं। ये सवाल आपकी उस प्रकृति के होते हैं जिसमें आप विचरण कर रहे हैं। ये आपकी अपनी जो आपकी दशा है, जो आपकी दिशा है, वो तय करती है कि आप सवाल कितना पूछेंगे और उसका जवाब कितना समझ पाएंगे। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि हाँ, ये विज्ञान है, बिल्कुल ये विज्ञान है, लेकिन ये विज्ञान वो है जहां पे इसको हम डिवाइन साइंस बोले या परा विज्ञान बोले तो ज्यादा बेहतर शब्द। और जितने भी जो आधुनिक समय के भी जितने मॉडर्न रिसर्चर हुए हैं, चाहे हम कीरो से शुरू करें, चाहे हम पाइथागोरस पे आए, चाहे हम पंडित सेथुरमन जी पे आए, सबने इस फैक्ट को एक्सेप्ट किया है और एक्नॉलेज किया है कि हाँ, ये एक डिवाइन साइंस, ये एक बड़ा विज्ञान है। कुछ ऐसे पहलू हैं, कुछ ऐसे लम्हे हैं जहां पे आपके क्यों का सवाल का जवाब आपकी अंतर आत्मा ही दे सकती है। और ये फैक्ट है, अगर ऐसा नहीं होता तो अगर आप इसको डिवाइन साइंस मानते हैं तो ऐसे भी कई लम्हे आएंगे जरूर, और हमारे साथ भी आते हैं, जहाँ पे अनएक्सप्लेन्ड, जहाँ पे किसी चीज को आप एक्सप्लेन ना कर सकें, ऐसी स्थिति भी आती है जहाँ नियमों पे खरा ना उतरे लेकिन उनके रिजल्ट्स खरे उतरते हैं। अभी हमारे पास इस एपिसोड के लगभग 2 से 3 मिनट बचे हैं। जाते जाते मैं फिर पूछना चाहूंगा एक बार, क्योंकि ये यंगस्टर्स या मेरे नए सीकर्स के ऊपर ये है। अगले एपिसोड में कुछ और भी हम न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज उठाने वाले हैं। उनके लिए जाते जाते कि वो हिम्मत ना हारें, या इसके अलावा न्यूमरोलॉजी की शुरुआत कैसे करें, व्हाट इज दैट स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम देम फॉर देम? अगर अगर उनके नए साथियों के लिए मैं बात करूं तो उनकी सबसे पहली है कि वो अपने जीवन में एक ये सलीका लाएं कि मुझे अपने से बड़ों का सम्मान करना है। जी, सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है, जी, अपने से बड़ों का जहां आप सम्मान करने लगते हैं, पिता सूर्य है, माँ चंद्रमा है, बड़े बुजुर्ग हमारे गुरु हैं, तो आपको सारे की ब्लेसिंग ऑलरेडी मिल गई। जी, तो आपको ज्ञानार्जन के साथ साथ अपनी उस आध्यात्मिकता को भी ध्यान रखना है। आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप इस सांसारिक जिंदगी को छोड़कर हिमालय पर चले जाएं। जी, आध्यात्मिक होने का सिंपल सा मतलब ये है
कि आप अपने मन, कर्म और वचन से किसी दूसरे की हानि ना पहुंचाएं। अगर आप किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं तो किसी की हानि का अपने मन, कर्म और वचन से प्रयास ना करें। यही आध्यात्मिकता है, यही साधुवाद है। इसके लिए किसी हिमालय पे कोई संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। आप इस पृथ्वी पर, इस सांसारिक जीवन में रहते हुए भी आप खुद के मन, कर्म और वचन को उस हिसाब से ढालें। तो अपने ये इसको ऐसे समझे, ये हमारे दो नेत्रों की तरह है, जिसमें से एक नेत्र हमारी आध्यात्मिकता है, या इसको हम स्पिरिचुअल पावर बोले, या अंग्रेजों या काफी जगह इसको कॉस्मिक एनर्जी बोले, या यूनिवर्सिटी बोले। जो कुछ भी यूनिवर्सल पावर है, उसको आप जिस फॉर्म में मानते हैं उसकी डेली आराधना करें। चाहे वो डेली उसका नाम 5 मिनट लें, लेकिन जरूर लें। और दूसरा आंख है आपका नॉलेज। जब यहाँ बात मैं नॉलेज का करता हूं तो आप नॉलेज में चीजों को ऑब्जर्व करें। इस विधा के लिए अपने आसपास ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। और सबसे पहला ऑब्जर्वेशन लेबोरेटरी आपका खुद का शरीर होता है, कि अगर आप में ये नंबर हैं तो क्या आपकी प्रकृति वैसी है। हमेशा अपने आप से ये सवाल पूछें। और अगर मेरी प्रकृति वैसी नहीं है जैसा नंबर बता रहे हैं, तो मुझे नंबर और पढ़ने की जरूरत है। और अगर जैसा नंबर बता रहे हैं वैसी मेरी प्रकृति है, तब तो वेल एंड गुड। तो यहाँ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमें कॉमन सेंस के साथ चीजों को ऑब्जर्व करना है। प्रकृति की हर घटना में एक सीख होती है, हमें उस सीख को लेते चलना है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज, इस सही गलत के दलदल में फंसने से ना वो हम फंसे रह जाएंगे। हमारा मकसद होना चाहिए कि हम जिनसे जुड़ रहे हैं या जो हमसे जुड़ रहे हैं उनका लाभ हो। उस परम पिता परमात्मा से, उस यूनिवर्सल एनर्जी से, उसको जिस फॉर्म में भी माने, उससे हमेशा ये कृपा करें कि हे डिवाइन पावर, आपकी कृपा से मैं ये चीज बता रहा हूं, इससे इसका कल्याण। इससे दोनों ही फायदे हैं। आप जिसको बता रहे हैं उसका भी लाभ होगा, साथ ही साथ आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसमें दोनों ही चीजों को साथ लेके चलना है। ये एक साइकिल के दो चक्के की तरह है और दोनों ही अपने आप में इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी फ्रॉम निम्रो वाणी, एंड आई एम सुमित कुमार त्यागी फ्रॉम निम्रो योगी। एक संयुक्त प्रयास है इस विषय को वो थोड़ा सिंप्लीफाई करने का, और पर्टिकुलरली जो नए सीकर्स हैं, विद्यार्थी हैं, और आम जनमानस तक न्यूमरोलॉजी यानी अंक शास्त्र तक ले जाने का। अगले एपिसोड में एक ऐसे ही किसी अच्छे विषय पर सिद्धार्थ जी के साथ चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। शुक्रिया नमस्कार, नमस्कार सुमित जी, थैंक यू सो मच।